1945 में अहमद साहब की श्रीलंका की सैर की सरगुज़श्त। श्रीलंका किस्त नंबर 3। कोलंबो नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इस अजीमुशान शहर और श्रीलंका के दारुल हुकूमत के दो बड़े रेलवे स्टेशन हैं। एक का नाम फोर्ट और दूसरे स्टेशन का नाम मरादाना है। हमारी ट्रेन मरादाना रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। बहुत बड़ा स्टेशन था। प्लेटफार्म पर बड़ी चहल पहल थी। सनहारे लोगों के कद छोटे, रंग सब्जी माइल गहरे सांवले और जिस्म दुबले पतले थे। ज्यादातर धोती कुर्ते में मलबूस थे, अक्सर पांव से नंगे थे। औरतों के रंग भी गहरे सांवले और सब्जी माइल काले थे। तकरीबन हर दूसरी औरत के बाल गहरे स्याह और चमकीले थे और जुड़ों में फूल लगे थे। औरतों का लिबास साड़ी था। कुछ औरतें अंग्रेजी लिबास में मलबूस थीं। खाते पीते घरानों की औरतें रेशमी साड़ियों और रंगीन कुर्तों में मलबूस थीं। एक टिकट चेकर नंगे पांव सफेद वर्दी में मेरे करीब से गुजर गया। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा टेची केस ही था, जिसको मैं जब और जहां चाहे फेंक सकता था। इंडियन करेंसी टेलीमीनार में ही सैलूनी करेंसी में तब्दील कर दी गई थी। रुपया तो वहाँ इंडियन ही चलता था, सिर्फ किराने में सेंट चलते थे। मैं ऋषिकेश उठाए स्टेशन की लॉबी में आ गया। सामने एक कुशादा सड़क थी, जिसकी दोनों जानिब आलीशान जदीद तर्ज की बुलंदोबाला इमारतें बनी हुई थी। सड़क पर से कारें और सुर्ख रंग की बसें गुजर रही थी। फुटपाथ पर ऐसे दरख्त झुके हुए थे जिनमें लाल लाल फल खिल रहे थे। बारिश की रिमझिम इसी तरह लगी थी। एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी मेरे करीब लाकर खड़ी कर दी और अंग्रेजी में बोला, होटल ले चलूँ सर? मैंने इससे कहा, मुझे किसी सस्ते से होटल में ले चलो, क्योंकि मैं टूरिस्ट हूँ। वो खुश हुआ। हिंदुस्तानी में बोला, बाबू एकदम सस्ते वाले में ले चलेगा। मैं टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी कोलंबो शहर की खूबसूरत सड़कों पर से गुजरते एक ऐसे होटल के सामने आ खड़ी हुई जिसका चाय खाना भी था और वहाँ बड़े जोरों शोर से रिकॉर्डिंग हो रही थी। 5 रुपए अदा करने पर मुझे कमरा मिल गया, जिसकी दीवारों का चूना बरसात की वजह से झड़ रहा था। गुसल खाना बाहर कोने में था, जिसकी टूटी खुली थी और बंद नहीं होती थी। नहाने के बाद मैं नीचे चाय खाने में आ गया, सब्जी चावल खाए और अपने बोसीदा कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। एक तवील सफर का थका हुआ था। घोड़े बेचकर सो गया और शाम को उठा। तबीयत हशाश पेशाश थी। खुली खिड़की में से मरतूब हवा के झोंके आ रहे थे। मैं कोलंबो शहर की सैर को निकल आया। कोलंबो की सड़कें मुझे बम्बई कलकत्ता की सड़कों से मुख्तलिफ नहीं लग रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि कोलंबो की सड़कों के दो रोया बड़े ही खूबसूरत दरख्त थे, जिन पर लाल लाल फूल खिले थे। एक मंजिला ढलानी छतों वाले मकानों, कोठियों और बंगलों के पाए बागों में नारियल के दरख्त सर उठाए शाम की हवा में झूम रहे थे। एक जगह सिनेमा हाउस के बाहर बड़ा रश था। कोई अंग्रेजी फिल्म चल रही थी। सड़कें साफ सुथरी थी। दुकानों, इमारतों में बत्तियां रोशन हो गई थी। बारिश की वजह से सड़कें गीली थी। फजा में नारियल, सिगार और खुशबूदार तंबाकू की मिलीजुली खुशबू फैली थी। औरतें कुर्ती के नीचे धोतियां कसकर बांधे चली जा रही थी। कुछ औरतों ने लंबे अंग्रेजी गाउन पहन रखे थे। चाय की दुकानों के आगे जर्द केलों के गुच्छे लटक रहे थे। कुछ देर तक कोलंबो की कुशादा सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा, फिर अपने होटल में आ गया। मुझे मालूम था कि कोलंबो में पंजाब और सूबा सरहद के लोग कारोबार करते हैं। मैं चाहता था कि जब तक इस जजीरे में रहता और इसकी सैर व सियाहत करनी है तो कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लूँ ताकि खर्च निकल आए। मैंने होटल वाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो मालूम हो कि कोलंबो के वस्ती इलाके में एक मोहल्ला है जिसका नाम पटना है, जहाँ पंजाबी और पठानों की बहुत की आड़त की दुकानें हैं। मेरे लिए इतनी कलील मालूमात बहुत थी। दूसरे रोज मैं पटना चला गया। ये बड़ा गुंजान इलाका था और यहाँ अजनास की मंडी थी। इस मंडी का 99% कारोबार मद्रासियों यानी तामिल निजाद बाशिंदों, पंजाबियों और पठानों के हाथ में था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि इसकी एक बड़ी वजह थी। वजह यह थी कि सैलून यानी श्रीलंका के सनहाली बाशिंदे फितरी तौर पर सुस्त और काहिल होते हैं। वो मद्रासियों, पंजाबियों और पठानों की तरह झपाकश और सख्त जान नहीं होते। शायद इसकी वजह श्रीलंका की मरतूब आबो हवा भी थी, जिसका वहाँ के असली बाशिंदों पर सदियों से असर था। तामिल, पंजाबी और पठान बाहर से आए थे और लंका के मरतूब असरात भी इनके मिजाज में इतनी शिद्दत से दाखिल नहीं हुए थे। लंका में ये बात मशहूर थी कि धान लंका की सिनहाली बोते हैं और कटाई मद्रास के तामल आकर करते हैं। यहाँ हाजी जब्बार खान नामी पिशावर के रहने वाले गले के बहुत बड़े ताजिर थे। उनकी दुकान काफ़ी बड़ी थी। मैंने जाकर इन्हें सलाम किया और बताया कि मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। सैर व सियाहत का शौक कोलंबो खींच लाया है। नौकरी मिल जाए तो सैर व सियाहत में आसानी होगी। वो मुस्कुराए। कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे बच्चे हो, हमसे जो हो सकेगा तुम्हारे लिए करेगा। हाजी साहब ने 150 रुपये माहवार पर मुझे अपनी दुकान पर नौकर रख लिया। वहाँ पटना के इलाके के करीब एक बिल्डिंग में 15 रुपये किराए पर एक बोसीदा सा कमरा भी ले दिया। मैंने होटल से अपना इकलौता सूटकेस उठाया और वहाँ आ गया। मेरा काम स्टोर में जमाशुदा माल की रोज़ाना चेकिंग और व्यापारियों की कमीशन का अंदराज था। हाजी साहिब का एक छोटा भाई भी इनके कारोबार में शामिल था। उसका नाम गुलजान था। बड़ा खुश शक्ल और बाको बहार आदमी था। शेर भी कहता था। मैं सुबह 8 बजे दुकान पर आ जाता, दोपहर को होटल में खाना खाता।
شام 5 بجے دکان پر اپنی ڈیوٹی ختم کر کے ہوٹل آ کر منہ دھوتا اور کولمبو کی سیر کو نکل جاتا۔ کولمبو شہر کی خوبصورتی اور نفاست نے مجھے کافی متاثر کیا تھا۔ ہمارا پٹنہ کا علاقہ جناز کی منڈی ہونے کی وجہ سے گنجان آباد اور گندا تھا، مگر شہر کا دوسرا علاقہ بہت دلکش اور فراخ تھا۔ شاندار ہرے بھرے بنگلے، بلند و بالا پختہ عمارتیں، کشادہ سڑکیں اور خوبصورت بیچ یعنی ساحل سمندر جو دور تک چلا گیا تھا۔ گال نام کی سڑک چوڑی چکلی اور بہت طویل تھی۔ اس کی ایک جانب بلند عمارتیں تھیں، دوسری جانب ناریل اور کیلے کے درختوں میں گھرے ہوئے بنگلے، ان کے پیچھے ناریل کے باغ اور پیچھے سمندر تھا۔ حاجی صاحب کے ہاں نوکری کرتے مجھے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ غلے اور اجناس میں رہ کر مجھے اپنے اوپر کبھی چنے کی دال کا گمان ہوتا، کبھی محسوس ہوتا کہ میں گندم کی بوری ہوں یا پھر مونگ پھلی کی دال ہوں۔ ویسے بھی اس سے زیادہ دیر تک نوکری کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میں کسی دوسری فضا میں پرواز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حاجی صاحب کے بھائی کا شاعر اور باغ و بہار ہونا میرے کام آ گیا۔ ان کا ملنا جلنا وہاں کے شاعروں اور ادیبوں سے بھی تھا۔ میں اس زمانے میں افسانے وغیرہ بالکل نہیں لکھتا تھا، بس ڈائری لکھنے اور منٹو، بیدی، کرشن اور قرۃ العین کے افسانے شوق سے پڑھنے کا جنون تھا۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور جنوب مشرقی ایشیا میں اتحادی فوجیں مقبوضہ علاقوں میں مقیم تھیں۔ ان کی تفریح کے لیے امریکیوں نے ریڈیو C1 کے نام سے کولمبو کے کوٹھی سے روزانہ 3 گھنٹے کا پروگرام شروع کر دیا۔ اس کی ایک سروس انگریزی میں تھی اور دوسری اردو میں۔ اردو سروس سے تامل، تیلگو، مرہٹی، بنگالی اور نیپالی گانے نشر ہوتے تھے، کیونکہ انگریز کی فوج میں ان تمام علاقوں کے لوگ موجود تھے۔ ایک روز حاجی صاحب کے بھائی مجھے ریڈیو سیلون لے گئے، وہاں ایک مشاعرہ پڑھنے گئے تھے۔ انہوں نے میرا تعارف ریڈیو کے انچارج سے کرایا، جن کا نام کمال صاحب تھا۔ وہ ریڈیو سیلون کے اردو سروس کے انچارج تھے۔ ادبی ذوق میرے اندر موجود تھا۔ کمال صاحب امرتسر کے رہنے والے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں بھی امرتسر کا ہوں تو امرتسر کے پانی نے جوش مارا، بولے، تم ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی اسکٹ لکھ سکتے ہو؟ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اسکٹ کیا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کوئی لکھنے کی چیز ہوگی، دیکھ لیا کروں گا، ایسی کون سی بات ہے۔ کمال صاحب نے مجھے دوسرے روز آنے کو کہا۔ میں دوسرے روز حاجی صاحب سے چھٹی لے کر ریڈیو سیلون پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ مجھے ہندوستانی فوجیوں کے 2 لطیفے لے کر ان کے چھوٹے چھوٹے فیچر بنانے ہوں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے 2 لطیفے اور کافی کے پیالہ بنا کر دیا۔ میں نے 10-15 منٹ میں 4 صفحوں کے 2 فیچر بنا کر دیے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے، تم ہمارے کانٹریکٹ پر کیوں نہیں آ جاتے؟ مجھے کانٹریکٹ کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، حاجی صاحب بڑے نیک دل انسان ہیں، مگر میں وہاں آٹے دال کا حساب کرتے کرتے تنگ آ گیا ہوں۔ کمال صاحب نے قہقہ لگا کر کہا، ارے برخوددار، ہم تمہیں اپنے پاس 300 روپے کے کانٹریکٹ پر رکھ لیتے ہیں، بس آج ہمارے پاس آ کر جوائن کر لو۔ 300 روپے 1945 میں اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ میں نے حاجی صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی۔ میں نے ریڈیو سیلون پر نوکری شروع کر دی۔ 1 ہفتہ ہوٹل میں ہی رہا۔ اس کے بعد کمال صاحب نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر مجھے بوریلا جنکشن کے علاقے میں اولمرس پیلس نامی ایک لین کی کوٹھی میں ایک کمرہ 20 روپے کرایہ ماہوار پر دلوا دیا۔ یہ کوٹھی مسز جونز نامی ایک گدڑوں میں ڈچ عورت کی ملکیت تھی، جس کا خامد سیلون ٹی کا مینیجر تھا۔ مسٹر جونز بڑا بھولا بھالا آدمی تھا۔ گھر میں چھٹی کے دن نیکر پہنے رہتا۔ شام کو کوٹھی کے لان میں بیٹھ کر کولمبو کے مشروب عرق یا عرق سے دل بہلاتا۔ اس کی بیوی مسز جونز بھی اس سے پیچھے نہیں تھی، صرف ایک لمبا گون پہنے دن بھر کوٹھی کے کمروں میں گردش کرتی رہتی۔ سگریٹ انگلیوں میں سلگ رہا ہوتا۔ ذرا کی برآمدے میں آتی تو اپنے دونوں لڑکوں ڈیوڈ اور ایلن کو پکارنے لگتی۔ یہ دونوں لڑکے بھی آفت کے پرکالے تھے۔ اسکول سے آتے ہی غلے لے کر درختوں پر بیٹھے بلبلوں اور ناریلوں کو نشانے لگانا شروع کر دیتے۔ مسز جونز بے تحاشا سگریٹ پیتی تھی۔ سامنے والی کوٹھی میں اس کا ایک رشتہ دار انجینئر رہتا تھا، جس کی ایک آنکھ بیٹھی ہوئی تھی اور مدہوش ہو جانے پر اس کی بیٹھی ہوئی آنکھ سے مسلسل پانی بہنا شروع ہو جاتا۔ وہ ہر روز شام کے وقت عرق مشروب لے کر آ جاتا۔ مسز جونز ویسے بڑی کنجوس خاتون تھی، مگر مشروب پینے کے بعد شاہ خرچ بن جاتی۔ اس کا دل گداز ہو جاتا۔ وہ بات بات پر آنسو بہانے لگتی اور اپنے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر دوسروں کو پیش کرتی۔ اس کی بائیں گال کا مسا کاسری رنگ کا ہو جاتا۔ اپنے دونوں بچوں کو بلا کر بڑا پیار کرتی اور جیب سے ساری نقدی نکال کر ان میں بانٹ دیتی۔ لیکن صبح جب وہ اپنے ہوش میں حواس میں آتی تو دونوں لڑکوں سے رات کی دی ہوئی ایک پائی واپس لے لیتی اور پھر ان سے پوچھتی کہ رات میں نے کس کس کو سگریٹ پیش کیے تھے اور کس نے میرے کتنے سگریٹ پیے ہیں۔ وہ سب کا حساب رکھتی تھی اور ان تمام رشتہ داروں سے سارے سگریٹ کس نے کس طرح وصول کر لیتی۔ مسز جونز کی دادی ہالینڈ سے ترک وطن کر کے کولمبو آئی تھی۔ مسز جونز کولمبو میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ انگریزی، ڈچ، سنہالی زبانیں بڑی روانی سے بولتی تھی۔ مسز جونز کی والدہ نے بوریلا جنکشن میں بہت سی زمین خرید کر وہاں آمنے سامنے کوٹھیاں بنوا لی تھیں، جن میں زیادہ تر ان کے رشتہ دار مقیم تھے اور مسز جونز کو برائے نام کرایہ دیتے تھے۔ مسز جونز ہمیشہ لمبے سے پرانے گون میں ملبوس رہتی۔ میں نے اسے خوبصورت لباس میں کبھی نہیں دیکھا۔ کوٹھی میں وہ ننگے پاؤں پھرا کرتی، بازار جاتے ہوئے چپل پہن لیتی تھی، گردن پر بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی، جو سنہالی عورتوں کا دستور ہے۔
मिसिस जोन्स का कहका बड़ा जिंदगी से भरपूर था। इस उम्र में ऐसा दिल अफरोज और जिगर शिकाफ कहका मैंने कम औरतों को लगाते देखा है। शुरू में मुझे खातिर में आती थी, लेकिन जब मुझे रेडियो सैलून की जानिब से फौजी कैंटीन यानी नाफी पर इंतहाई सस्ते दामों सिगरेट, टिन फ्रूट का राशन मिलने लगा तो मिसिस जोन्स मेरी अवभगत शुरू कर दी। वो वक्त बे वक्त कतरना सा बनाकर ले आती और कहती, मिस्टर हामिद, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वो नाश्ता मुझे अपने डाइनिंग हॉल में करवाती, मेरे बाद मेरे कमरे की सफाई करवाती, छुट्टी के दिन खाना भी बाहर न खाने देती। ये सब कुछ इस वजह से था कि मैं हफ्ते के दिन मिलिट्री कैंटीन से जब सिगरेट वगैरह का राशन लाता तो मिसिस जोन्स को सीनियर सर्विस सिगरेट के 4 बड़े पैकेट और चीनी के 2 पैकेट देना ना भूलता था। सीनियर सर्विस सिगरेट की तो वो दीवानी थी। ये सिगरेट मुझे भी बेहद पसंद थे। इसी ज़माने में ये सिगरेट नापैद हो गए थे। वैसे मिलिट्री कैंटीन से गोल्ड फ्लैग का टिन हमें 10 आने में मिलता था। मिसिस जोन्स के सामने वाली कोठी में जो रिश्तेदार रहते थे उनमें एक नौजवान लड़की, कुछ बिगड़े दिल शरारती बच्चे और चंद नौजवान और चंद बेजार सूरत बूढ़े शामिल थे। 2 एक मोटी औरतें थी। ये सब नस्ली एतबार से हॉलैंड के रहने वाले थे, मगर कोलंबो में रहते हुए इन्हें एक सदी बीत गई थी। चुनांचे इनके रंग सब्जी माइल बल्कि नीलाहट माइल होना शुरू हो गए थे। जनूबी हिंद और अफ्रीका में तो मैंने स्याफाम लोगों को देखा, मगर कोलंबो में पहली बार ऐसे लोग देखे जिनका रंग नीली फाम था। मिसिस जोन्स के सामने रिश्तेदारों की बिजार शक्ल टोले में जो लड़की थी उसका नाम एलिस था। जिस्म दुबला पतला, नाक लंबी, बतख की तरह चलती थी और इसकी आंख हमेशा फड़कती रहती थी। इसकी शादी उस नौजवान से होने वाली थी जिसकी आंख से पानी बहता रहता था। बुरीला जंक्शन की कोठियों के दरमियान वाली सड़क छोटी सी थी और आगे जाकर बंद हो जाती थी। इस पर जर्द बजरी बिछी थी। हर कोठी के लॉन में नारियल और पपीते के दरख्तों की भरमार थी। रात को तेज हवा चलती तो धप धप नारियों के गिरने की आवाजें आती। चौक में गौतम बुद्ध का एक छोटा सा मंदिर था जिसकी गोल चारदीवारी में बारीक संगी जालियां नस्ब थी। मैं इस मंदिर के करीब से गुजरता तो इन जालियों में से निकलने वाली अगरबत्तियों और लुबान की महक दूर तक मेरे साथ जाती। यहाँ से एक सड़क बुद्ध के बड़े मंदिर की तरफ, एक गाल रोड की तरफ और एक सड़क हमारे रेडियो सैलून की इमारत की तरफ जाती थी। रेडियो सैलून कोलंबो म्युनिसिपल हॉल वाले ग्राउंड के सामने 2 मंजिला बंगले में वाक़ था। इसके अंदर वाले लॉन में नारियल, आम और शरीफे के दरख्त उगे हुए थे। ये फौजी रेडियो था। एक सेक्शन हिंदी यानी उर्दू था और दूसरा अमरीकी सेक्शन था जिसका इंचार्ज एक अमरीकी कर्नल था। उर्दू सेक्शन के अमले में मेरे और कमाल साहिब के अलावा सूबेदार बोस्तान खान, हवालदार मोहन सिंह और हवालदार कमर प्रसाद चंद शामिल थे। बुरीला जंक्शन के चौक से जो सड़क मशरिक की तरफ जाती थी उसका नाम टेम्पल रोड था। इस सड़क पर ट्राम चलती थी। इसी सड़क पर महात्मा बुद्ध का एक माबद भी था जिसके बाहर तामिल और सिन्हाली औरतें फूल बेचती थी। ट्राम इस माबद के सामने से गुजरती तो फजा में लुबान की तेज खुशबू जरूर आती। एक रोज मैं ट्राम में बैठा टेम्पल रोड से गुजर रहा था कि मेरी निगाह एक मकान की बालकोनी पर पड़ी। वहां गहरे सांवले रंग की एक लड़की खड़ी मुझे देखकर जोर जोर से हाथ हिला रही थी। मैंने जल्दी से आंखें नीचे कर ली। 2 सेकंड बाद ट्राम आगे निकल गई। गर्दन मोड़कर देखा, औरत बालकोनी में नहीं थी। मैं हैरान सा हुआ क्योंकि इस औरत को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चौक में से ट्राम से उतरकर मैं सड़क क्रॉस कर रहा था कि देखकर मैं साकित सदा रह गया कि वही लड़की फुटपाथ पर चली जा रही थी। वो इसी तरह मेरी तरफ देखकर अलविदाई अंदाज में मुस्कुराते हुए हाथ हिला रही थी। इसके मकान से चौक तक का 2-3 फरलांग का फासला था और वो ट्राम की स्पीड के साथ अपने मकान से चलकर चौक तक नहीं पहुंच सकती थी। ये लड़की कौन थी? वो हजूम में मेरी नजरों के सामने से ओझल हो गई।